हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे आज एक और महापुरुष की जीवनी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और हमारे जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 27 जुलाई 2015 को यह पुण्यात्मा हमारे बीच उपस्थित नहीं रहा। आज देश एवं दुनिया के सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर पर इनको श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन रहस्य, उनकी उपलब्धियां, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रतियोगी छात्रों के अनुसार, प्रतियोगी छात्रों के अनुकूल फैक्ट्स के साथ लेकर के एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि यदि आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो परीक्षा में आने वाले कई प्रकार के तथ्यात्मक प्रश्नों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य मिलेगी। तो आइए सफ़र करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पूरे जीवन सफ़र की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो 2021 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 88th बर्थ एनिवर्सरी चलेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, सूरज की तरह चमकना सब चाहते हैं मगर सूरज की तरह जलना कोई नहीं चाहता। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। यह भारत के राष्ट्रपति थे। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति के साथ साथ जाने माने वैज्ञानिक भी थे। जी हाँ दोस्तों, यह एक इंजीनियर के रूप में थे। वह इंजीनियरिंग के बाद वैज्ञानिक जीवन में भी बहुत आगे बढ़े। दोस्तों, इन्होंने सिखाया था कि जीवन में अगर कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आप ठान ले कि आपको आपका सपना पूरा करना है तो आप उसे जरूर पूरा कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिक के रूप में 4 दशकों तक डीआरडीओ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने इसरो को भी संभाला था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में और सैन्य मिसाइल के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें भारत में मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1974 में भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार सन 1998 में भारत का पोखरण परमाणु परीक्षण करवाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। दोस्तों, यह इस परमाणु परीक्षण में संगठनात्मक, राजनीतिक और तकनीकी तौर से अपनी भूमिका निभा रहे थे। कलाम को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दोनों का अच्छा समर्थन मिला था। एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म के बारे में कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोडी गांव, जो कि रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही पैसे वाले थे। एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी एक मछुआरे को नाव किराए पर दिया करते थे। गौरतलब है छात्रों की एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ध्यान दीजिए, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम एक संयुक्त परिवार में जन्मे थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कुल 5 भाई और 5 बहन थे। घर में 3 परिवार और भी थे। अब्दुल कलाम का जीवन उनके पिताजी के कारण बहुत प्रभावित हुआ था। इनके पिताजी भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनकी लगन और उनके द्वारा दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए थे। एपीजे अब्दुल कलाम को 5 वर्ष की उम्र में रामेश्वर के पंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालय की तरफ से दीक्षा पुरस्कार दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते हैं
कहा करते थे कि उनकी एक पिक्चर ने जीवन बदला जिसका नाम था यादुराई सोलोमन। उसमें कहा गया था कि यदि सफलता और अनुकूल परिणाम प्राप्त करना है तो मन में इच्छा, आस्था और उन्हें पाने की शक्ति और प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जब इनके अध्यापक द्वारा इन्हें पक्षियों के उड़ने के बारे में बताया जा रहा था तब किसी भी विद्यार्थी को उनकी बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने तालाब के किनारे ले जाकर उड़ते हुए पंछियों का उदाहरण देते हुए समझाया था। तब कलाम ने विचार किया था वह विमान विज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे। उन्होंने गणित के अध्यापक से सुबह एक्स्ट्रा ट्यूशन लेना प्रारंभ कर दिया। वह सुबह 4 बजे ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा अपन गौर करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। इन्हें रामेश्वर पंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालय में दीक्षा का पुरस्कार मिला था। इससे पहले भी आपने देखा जब यह सिर्फ 5 साल के थे तो इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अखबार बांटने का भी काम किया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आंतरिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया था। इनके स्नातक खत्म होने के बाद में इन्होंने हावरक्रॉफ्ट परियोजना में भी काम किया था। इन्होंने इस काम के दौरान भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया था। एपीजे अब्दुल कलाम 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए थे, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक बहुत से उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह इन परियोजना में निदेशक के रूप में कार्य करते थे और भारत के सबसे पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपणयान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इन्होंने जुलाई 1882 में रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया था। एपीजे अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक जीवन। एपीजे अब्दुल कलाम 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में जुड़ गए थे और परियोजनाओं के महानिदेशक बनाए गए थे। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में पहला विदेशी उपग्रह SLV-3 को बनाकर श्रेय हासिल किया। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी तक पहुंचाने का कार्य किया। यह अपने सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब के सदस्य बन गए। इन्हें इसरो में लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने लक्ष्य भेदी नियंत्रण प्रक्षेपास्त्र को डिजाइन किया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण करवाया था। इस तरह भारत को परमाणु परीक्षण करवाकर परमाणु यंत्र प्रदान करवाने में सफलता प्राप्त की थी। अब्दुल कलाम जी ने भारत को विकास के स्तर पर 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में एक अत्याधुनिक रूप से कार्य करने वाली सोच दी थी। एपीजे अब्दुल कलाम भारत सरकार को वैज्ञानिक सलाह के तौर पर सलाह देते थे। एपीजे अब्दुल कलाम 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंदर वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी नियुक्त हुए थे। एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनने का सफर। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। इन्हें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का अच्छा समर्थन मिला, जिसके कारण यह 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने। 18 जुलाई 2002 को इन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया और 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति भवन में इन्हें शपथ दिलाई गई। समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मंत्रिमंडल के सदस्य भी उपस्थित थे। इनका कार्यक्रम 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम एक सहकारी व्यक्ति थे और बेहद ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में विंग्स ऑफ फायर किताब लिखी थी, जो युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करती है। इन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने बहुत ही आध्यात्मिक विचार लिखे थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी हैं। माना जाता है कि दक्षिण कोरिया में इनकी किताबों की बहुत मांग होती है और बहुत अधिक पसंद किया जाता है।
एपीजे अब्दुल कलाम का निधन। एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 की शाम को हुआ था। यह इस शाम को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य करने पर एक वाक्य दे रहे थे। तब उन्हें जोरदार दिल का दौरा पड़ गया और वह बेहोश हो गए। लगभग 6:30 बजे इनकी हालत गंभीर थी और इन्हें बेथानी अस्पताल में ले जाया गया और आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। उसके 2 घंटे के बाद में इनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल के सीआईओ जॉन साइलो ने बताया कि जब इन्हें अस्पताल में लाया गया था तब इनका ब्लड प्रेशर और नब्ज दोनों साथ छोड़ चुके थे। इनके निधन के लगभग 9 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वह शिलांग आईआईएम के लेक्चर के लिए जाने वाले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम अक्टूबर 2015 में 84 साल के हो जाते, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हो गई। एपीजे अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार का विवरण कुछ इस प्रकार है। एपीजे अब्दुल कलाम के निधन के बाद कलाम का शरीर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उनके गुवाहाटी लाया गया था। यहाँ पर 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का शरीर वायुसेना के विमान C-130G हरकुलिस से दिल्ली लेकर आया गया था। लगभग 12:15 तक विमान दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंच चुका था। सुरक्षा बलों ने सम्मान के साथ में एपीजे अब्दुल कलाम के शरीर को सम्मानपूर्वक उतारा था। उस समय वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, जिन्होंने इसकी अगवानी की। इनके शरीर को फूल अर्पित किए। फूल अर्पित करने के बाद में एपीजे अब्दुल कलाम का शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ था। उन्हें एक गन कैरिज में रखकर आवास 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया गया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बहुत से नेताओं ने एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी थी। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर उनके सम्मान के रूप में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की थी। 30 जुलाई 2015 एपीजे अब्दुल कलाम के शरीर को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी करूम गार्डन में धरती के हवाले कर दिया गया था। प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित 3,55,000 से भी अधिक लोग अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए थे। एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी भारत के बहुत से युवाओं को प्रभावित करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक अच्छी सोच और कर्मों पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक द विंग ऑफ फायर में युवाओं को प्रेरित करने वाली बातों की व्याख्या की है। आज पूरे देश को ऐसे राष्ट्रपति पर गर्व है जो देश की बागडोर के साथ में एक वैज्ञानिक पद पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सन 1981 के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा 1990 में इन्हें पद्म विभूषण और 1997 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। कलाम मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित 25 पुस्तकों की कुछ सूचियों में से मैंने 10 पुस्तकों को सिलेक्ट किया है, जो मैं आपके सामने उसकी सूची उपस्थित कर रहा हूं। कि पहली है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इसका पब्लिकेशन हुआ है 1998 में। दूसरी बुक है विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी। इसका प्रकाशन हुआ है 1999 में। तीसरी है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया। इसका प्रकाशन हुआ है 2002 में। चौथी किताब है द ल्यूमिनस स्पार्क्स A biography in verse and colors। पांचवी है गाइडिंग सेल्स
डायलॉग्स ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ 2005 में इसका प्रकाशन हुआ है और इसके सह लेखक रहे हैं अरुण तिवारी। अगली किताब है मिशन ऑफ इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ 2005 में इसका प्रकाशन हुआ है। अगली किताब रही है इंस्पायरिंग थॉट्स कोटेशन सीरीज 2007 में इसका प्रकाशन हुआ है। 8वां यू आर बोर्न टू ब्लास्ट टेक माई जर्नी बियॉन्ड 2011 में अरुण तिवारी इसके सह लेखक रहे हैं। अगली किताब है द साइंटिफिक इंडियन अ 21st सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस 2011 में YS राजन इसके सह लेखक रहे हैं। 10वीं किताब है फेलियर टू सक्सेस लीजेंडरी लाइव्स 2011 में ही सह लेखक अरुण तिवारी रहे हैं। तो ये कुछ किताबें हैं छात्रों जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, इनकी सूची देख लेनी है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके कुछ कोट्स हैं, कथन हैं, इनके आधार पर जो छात्रों के जीवन में, कॉमन मैन के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। तो इनके कुछ कोट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपके बीच में रखता हूँ। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीख लो। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, मान लीजिए आप कामयाब हो गए। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। डॉक्टर कलाम कहते हैं किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप अवश्य खिलेगी। किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं सिखाया गया है। जो लोग मन लगाकर काम नहीं करते हैं, उनकी सफलता आधी अधूरी रहती है। राष्ट्र के सबसे अच्छे दिमाग कक्षा में सबसे आखिरी बेंच पर पाए जा सकते हैं। मैं हथियारों की होड़ का विशेषज्ञ नहीं हूं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के विचार और सुझाव मिलेंगे। सर्वोच्च व्यक्ति वो नहीं हैं जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता है और सफल बनाया है। जीवन में फेल होते हैं तो कभी हार ना माने, क्योंकि फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता तो केवल एक तुक्का थी। डॉक्टर कलाम कहते हैं ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा हो सकता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थी की जिंदगी ब्राइट बनाता है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपके पास अपने लक्ष्य के लिए एकल दिमाग वाली भक्ति होनी चाहिए। नकली सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा। उम्मीद है डॉक्टर कलाम के ये कथन आपको बेहद पसंद आए होंगे और आपकी सफलता में ये सूत्रधार बनेंगे।
डॉक्टर कलाम को लगभग 40 यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। डॉक्टर कलाम की ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जिन्हें हम लगातार आपको बताते आए हैं। गौरतलब है कि वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, और उसके बाद डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से नवाजा गया, वो चौथे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। आइए डॉक्टर कलाम का वो हिस्सा जानने की कोशिश करते हैं जब वो निराश होकर ऋषिकेश पहुंचे थे और निराशा का ये आलम था कि वो अपना जीवन समाप्त करने तक के विषय में विचार कर रहे थे। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई असफलता, कोई ना कोई निराशा का दौर अवश्य आता है। डॉक्टर कलाम ही कहते हैं केवल सफल लोगों के बारे में मत पढ़ो, असफल लोगों के बारे में भी पढ़ो, क्योंकि सफल लोग केवल संदेश देते हैं लेकिन असफल लोग आपको लेसन देते हैं किस प्रकार से असफलता को हराया जा सकता है। डॉक्टर कलाम ने अपनी बायोग्राफी में जिक्र किया है कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम साहब ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में बतौर ट्रेनी काम करने के बाद 2 जगह नौकरी पाने के लिए आवेदन किया था, जिसमें पहला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दिल्ली में बतौर इंजीनियर पद पर, तो वह दूसरी जगह थी एयरफोर्स में नौकरी करना। कलाम साहब ने दोनों जगह आवेदन तो कर दिया, मगर उनकी पूरी इच्छा एयरफोर्स में जाने की थी। वह एयरफोर्स में जाकर उड़ना चाहते थे। एयरफोर्स में जाना ही उनकी पहली पसंद थी, जिसके बाद सबसे पहले तो वह दिल्ली गए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंटरव्यू दिया, और फिर वह देहरादून में एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए गए थे। दुर्भाग्य से उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जिसके बाद अब्दुल कलाम काफ़ी निराश हो गए थे और वह बुरी तरह टूट गए थे। वह उनकी जिंदगी का ऐसा बुरा समय था कि वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। उनको लग रहा था कि उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, वह बुरी तरह टूट चुके थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। उन्होंने स्वामी शिवानंद को अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसके बाद स्वामी जी ने उनको समझाया कि जीवन में हर रोज़ सूरज निकलता है और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी कर ली। अब्दुल कलाम ने अपनी बायोग्राफी में इस बात पर काफ़ी महत्वपूर्णता के साथ चर्चा की है। निश्चित तौर पर यह समय उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अगर बाद में वह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी नहीं करते तो शायद आज हम जिस मिसाइल मैन को जानते हैं हम उसे खो चुके होते। इसीलिए कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सलाम करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने अपनी आँखों से उनका कार्यकाल देखा है। छात्रों, उम्मीद है कि APJ अब्दुल कलाम से जुड़े हुए सभी तथ्य आप भली भांति देखे होंगे, आपको ये याद रह जाएंगे, जो परीक्षाओं में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, साथ ही आपकी जानकारी अवेयरनेस को भी दुरुस्त करेंगे। तो अगले किसी और महापुरुष की जानकारी जीवनी लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।